बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पास्ट यू क्यू ऑफ अटॉप्सी। तो आज की इस वीडियो के अंदर अटॉप्सी के पास्ट यू क्यू या एस सी क्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अटॉप्सी वाले चैप्टर के अंदर अटॉप्सी की डेफिनेशन, अटॉप्सी की टाइप, अटॉप्सी के ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव अटॉप्सी है। इसके अलावा और कौन से सवाल आते हैं, लाइक एग्जीह्यूमेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ऑटोप्सी के एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन आर्टिफैक्ट, क्लासीफाई पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट एंड व्हाट आर एगोनल आर्टिफैक्ट। ओके, तो जो आर्टिफैक्ट होते हैं उनको डिफाइन करना है, फिर आर्टिफैक्ट बताने हैं, एगोनल वाले कौन से होते हैं, और फिर इसके अलावा पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट को क्लासीफाई करना है। तो जो आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट ऐसी चेंजेस होती है जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है आफ्टर द डेथ, और ये चेंजेस क्या करती है, ये कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन ये डॉक्टर को मिसगाइड कर सकती है ड्यूरिंग द ऑटोप्सी, और वो कॉज ऑफ डेथ थोड़ा गलत बता सकता है, गलत डायग्नोसिस कर सकता है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। अब जो आर्टिफैक्ट होते हैं, आर्टिफैक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जो टर्मिनल डाइंग पीरियड में इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर जब बंदा मर रहा था तब वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर 2 आ जाते हैं, एगोनल और रिससिटेशन। इसके बाद कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जो पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर एक्सटेंड करते हैं, यानी ऑटोप्सी करने से पहले और मौत के बाद। और कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जो ऑटोप्सी के दरमियान में आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो आर्टिफैक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो आर्टिफैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द कॉजेस सॉरी द चेंजेस और फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड दे कॉजेस मिस इंटरप्रिटेशन फॉर द कॉज ऑफ डेथ। कुछ टर्मिनल डाइंग पीरियड में होते हैं, कुछ पोस्टमार्टम पीरियड में होते हैं, और कुछ ड्यूरिंग ऑटोप्सी होते हैं। जो टर्मिनल डाइंग पीरियड में होते हैं ये 2 होते हैं, एगोनल और रिससिटेशन। एगोनल के अंदर स्टोमक के कंटेंट एयर पैसेंजर में रिगर्गिटेट कर सकते हैं, और मिस इंटरप्रिटेशन चॉकिंग की आती है। फिर रिससिटेशन वाला आता है। रिससिटेशन के अंदर क्या हो सकता है कि जो इंट्राकार्डिक इंजेक्शन दिया है उसकी लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन इंट्राकार्डिक इंजेक्शन अप्लाई किया तो फिर हार्ट की और चेस्ट वॉल की ब्रूजिंग हो गई है, या कार्डिक मसाज परफॉर्म किया गया है जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलती है। इस केस में रिब्स का, स्टर्नम का फ्रैक्चर होता है, बोन मैरो एम्बोलिज्म होती है। इसके बाद डीप फिब्रिलेशन की एप्लीकेशन होता है, यानी अगर किसी का एमआई हो गया है या हार्ट स्टॉप का हो गया है, कार्डिक अरेस्ट हो गया है, तो इस केस में डिफिब्रिलेटर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं। इसकी वजह से रिंग शेप ब्रूज क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्यूट एम्फीसीमा हो सकता है या एयर हो सकती है। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, क्या मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि वायलेंस क्रिएट हुई है। तो एग्जाम में रिससिटेशन वाले भी आ सकते हैं। तो रिससिटेशन के अंदर इंजेक्शन मार्क, कार्डिक मसाज, डिफिब्रिलेटर एप्लीकेशन है, और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जो पोस्टमार्टम पीरियड में होती है, और कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होती है जो टॉप्सी के दरमियान में होते हैं। तो टॉप्सी के दौरान वो कौन कौन से आर्टिफैक्ट होते हैं, लाइक ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और नेक, इसमें एयर बबल का इंट्रोडक्शन होना, या सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर सूडो ब्रूजिंग होना, या फिर स्कल फ्रैक्चर की एक्सटेंशन है, या इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से नया स्कल का फ्रैक्चर आ जाना, तो ये एंटीमार्टम फ्रैक्चर को इंडिकेट करता है। या अगर एयर बबल की इंट्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द टॉप्सी, तो वो ये एयर एम्बोलिज्म की मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर देगा। या सबकुटेनियस टिश्यू ऑफ द नेक के अंदर सूडो ब्रूजिंग होती है, तो वो थ्रॉटलिंग को बताना शुरू कर देगा, हालांकि ये मिस इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है और ये एक्चुअल आर्टिफैक्ट होता है जो कि टॉप्सी के दरमियान में होता है। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, लाइक नेक के ऊपर सूडो ग्रूव होता है बाय द टाइट कॉलर है, कुछ हैंडलिंग से रिलेटेड है, कुछ डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है, लाइक एब्डोमेन के ऊपर उभार होता है, माउथ और नोज में ब्लडी फ्लूइड होता है, जो ब्लॉटमेंट होता है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन ओबेसिटी आ जाती है। माउथ और नोज से ब्लडी फ्लूइड रिलीज होता है तो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन पॉइजनस या वायलेंस हो जाती है। हाइपोस्टैटिक कलराइज हो जाता है तो वो ब्रूजिंग से हम मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। या आर्टिफैक्चुअल हेमरेजेस होते हैं तो वो वायलेंस से मिस इंटरप्रेट हो जाती है। राइट हार्ट और मेजर वेसल्स के अंदर गैस बबल्स होते हैं तो वो एयर एम्बोलिज्म से मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर देते हैं। स्टोमक का रप्चर हो गया एसिड की डायलेशन की वजह से, तो ये क्रॉसिव पॉइजनिंग को मिस इंटरप्रेट कर देगा। स्कल के सुचर की सेपरेशन होती है तो ये वायलेंस को इंडिकेट करेगा। हार्ट मसल का राइगर है तो ये हार्ट की कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी को मिस इंटरप्रेट करेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो ये पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट को मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन भी बता दी है, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट को 3 में डिवाइड भी कर दिया है, और एगोनल आर्टिफैक्ट भी बता दिया है। डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑटोप्सी इंसिजन। तो प्राइमरी ऑटोप्सी इंसिजन कौन कौन से होती है, फॉर द ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। तो जो प्राइमरी इंसिजन होते हैं, वैसे 4 प्राइमरी इंसिजन होते हैं।
ठीक है, कौन-कौन से होते हैं? एक होता है स्ट्रेट या आई शेप इंसिजन होता है, एक है वी शेप है, एक है वाई श इंसिजन है, एक मॉडिफाइड वाई शेप है और एक इंटरमास्टॉइड भी होता है, जो स्काल्प वगैरह को ओपन करने के लिए, स्कल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो पहला है प्राइमरी एटॉप्सी इंसिजन के अंदर स्ट्रेट या आई शेप इंसिजन। ये थायरॉइड कार्टिलेज से या चिन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता होता है, मिड लाइन में है और अम्ब्राइकस को अवॉइड करना है। अम्ब्राइकस को इसलिए अवॉइड करती है क्योंकि इसको स्टिच बैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और कंटैमिनेशन ना हो जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ब्राइकस को अवॉइड करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ये सिंपल है, कॉमन है, ईज़ी है, फास्ट टेक्नीक है, सबसे ज़्यादा यही किया जाता है, ठीक है? लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि जो एक्सिलरी और नेक रीजन है, इसका एक्सपोज़र रिलेटिवली इनएडेक्वेट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वी शेप इंसिजन। तो जो वी शेप इंसिजन होते हैं, ये कहाँ से एक्सटेंड करते हैं? ये मास्टॉइड प्लेसिस से एक्सटेंड करते हुए सेंटर ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नाई तक जाते हैं, तो ये वी शेप इंसिजन होते हैं। ओके, इसके बाद है वाई इंसिजन। तो जो वाई इंसिजन होती है, ये आई इंसिजन की असल में कंटिन्यूएशन होती है, यानी वी और आई को मिला दो तो वाई शेप बन जाता है। ओके, स्टार्ट कहाँ से होती है? एंगल ऑफ मैंडिबल लिखा हुआ है, एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, और ये एंगल ऑफ मैंडिबल से होता हुआ सुप्रास्टर्नल नॉच तक जाते हैं। एंगल ऑफ मैंडिबल कह लूँ या कुछ बुक्स में मास्टॉइड प्रोसेस लिखा होता है, तो सिंपल एंगल ऑफ मैंडिबल या कान के पीछे या मास्टॉइड प्रोसेस है सुप्रास्टर्नल नॉच, तो और फिर ये आई शेप इंसिजन की तरह कंटिन्यू होकर प्यूबिक सिम्फिसिस पे आके खत्म हो जाएगा। इसका एडवांटेजेस ये है कि फास्टर होता है, बेटर एक्सपोजर होता है नेक के रीजन का, लेकिन एक्सिलरी स्ट्रक्चर की एक्सपोजर रिलेटिवली कम होती है। ये टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। इसके बाद है मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन और शोल्डर इंसिजन। ये स्टार्ट होता है शोल्डर की टिप से, ओके, यानी जो क्लेविकल की एक्रोमियल एंड होती है वहाँ से स्टार्ट होता हुआ ये जाता है ज़ीफाइड प्रोसेस, और फिर वहाँ से ज़ीफाइड प्रोसेस से होता हुआ ये जाता होता है फाइनली मिड लाइन में एक्सटेंड करता होता है। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये मोर कॉस्मेटिक होता है, ये नेक के स्किन को स्पेयर कर देता है और इसको करने से हम एक्सिलरी और नेक के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एसेस कर सकते हैं। लेकिन ये इसका ये होता है कि टाइम टेकिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फीमेल के अंदर प्रेफरेबल होता है। स्काल्प के ऊपर इंटरमास्टॉइड इंसिजन परफॉर्म किया जाता है। ये टॉप्सी के प्राइमरी इंसिजन आपको मैंने बता दिया है और इनके एडवांटेजेस भी बता दिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल ऑटोप्सी है? तो क्लिनिकल ऑटोप्सी है या मेडिकल ऑटोप्सी है या उसको हॉस्पिटल ऑटोप्सी बोलते हैं या उसको पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं, ठीक है? तो एक ही ऑटोप्सी के डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो जो मेडिकल ऑटोप्सी है हॉस्पिटल के अंदर की जाती है, ठीक है? तो उसको हॉस्पिटल ऑटोप्सी भी बोलते हैं। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? वैसे पाकिस्तान में की नहीं जाती, तो उसका ऑब्जेक्टिव होती है कॉज ऑफ डेथ का पता चलाना या कॉज ऑफ डेथ उसको कंफर्म कर देना, या डिजीज़ के कोर्स का पता चलाना, या ड्रग थेरेपी के इफेक्टिवनेस को चेक करना, या फिर डायग्नोसिस को कंफर्म कर देना। तो ये इसके क्या होते हैं? ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या-क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं दोबारा बता देता हूँ। इसको मेडिकल, एकेडमिक, क्लिनिकल, हॉस्पिटल, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं। कॉज ऑफ डेथ का पता चलाना या डायग्नोसिस को कंफर्म करना, या किसी डिजीज़ के कोर्स का पता चलाना, या किसी ड्रग थेरेपी के इफेक्टिवनेस का पता चलाना। तो ये मेडिकल ऑटोप्सी के होते हैं। जबकि मेडिको लीगल ऑटोप्सी के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आइडेंटिटी करना डेड बॉडी की, ठीक है? कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ है, आइडेंटिटी ऑफ डेड बॉडी है, टाइम सिंस डेथ है। इसके अलावा एविडेंस को कलेक्ट करना ताकि आप डिजीज़ पर्सन को आइडेंटिफाई कर सको, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है? इंजरी को डॉक्यूमेंट करना और ये डिड्यूस करना, डिडक्शन करना कि इंजरी किस तरह से होती है, पार्टिकुलर ऑर्गन को रिटेन करना, प्रिजर्व करना, ओके, ठीक हो गया। न्यू बॉर्न के केस में लाइफ, बर्थ और वायबिलिटी का इशू को डिटरमिन करना। तो ये सारे किसके ऑब्जेक्टिव होती है? मेडिको लीगल ऑटोप्सी के, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पूरा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेगेटिव ऑटोप्सी? तो नेगेटिव ऑटोप्सी के कॉजेज बताना शुरू करो। तो नेगेटिव ऑटोप्सी जिसको ऑब्सक्योर ऑटोप्सी बोलते हैं, ऑटोप्सी करने के बावजूद आपको कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑटोप्सी बोलते हैं, ओके। या उसको ऑब्सक्योर ऑटोप्सी या अनएक्सप्लेन्ड ऑटोप्सी या अननोटिस ऑटोप्सी बोलते हैं, ओके, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या होती है नेगेटिव ऑटोप्सी के या ऑब्सक्योर ऑटोप्सी के? वैसे ऑब्सक्योर ऑटोप्सी को उन्होंने लादा लिख दिया है, वैसे नेगेटिव ऑटोप्सी को ही ऑब्सक्योर ऑटोप्सी बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो एक होती है ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी और एक होती है सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी होती है। ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी के अंदर जब फैटल पीरियड काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, वैसे ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप यहाँ से तैयार कर लेना और आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि कॉजेज ऑफ नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होते हैं। अगर ऑटोप्सी की गई है बगैर किसी हिस्ट्री के, या मेडिकल एग्जामिनर की ट्रेनिंग नहीं है, या एग्जामिनेशन में लैप्सेस है, वक्फा लिया गया एक्सटर्नल में के अंदर, इंटरनल के अंदर, या लैबॉरेटरी एग्जामिनेशन के अंदर, या इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा या डिजीज़ है, या ट्रॉमा किसी कॉन्सील्ड साइट के ऊपर है,
अगर ऑटोप्सी विदाउट एडिक्वेट हिस्ट्री है तो उसकी क्या क्या क्लिनिकल कंडीशन या एग्जाम्पल हो सकती है। इसका निमोनिक होता है पैव, PAVE, पी से नीमोथोरैक्स, ए से एनाफिलैक्टिक शॉक, बी से वेगल इनिबिशन और ई से एपिलेप्सी होती है पेव। इसकी बात है लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, तो उसका निमोनिक होता है CID, कोरोनरी स्पैज़म, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और डिस्टल कोरोनरी आर्टेरियल ओक्लिगन। फिर इसके बाद आता है लैप्सेस इन द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इसका निमोनिक होता है डाइस, डी से ड्रग एडिक्शन, आई से इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, एस से स्नेक, स्पाइडर, वास्प, स्कॉर्पियन बाइट है, ई से इलेक्ट्रोक्यूशन है। जबकि इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर ABCD आ जाता है। ए से एयर एम्बोलिज्म, बी से कुछ भी नहीं आता तो पी से नीमोथोरैक्स हो जाएगा, सी से कोरोनरी स्पैज़म और डी से डिस्टल कोरोनरी आर्टरी ओक्लिगन है। इसके बाद लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है जिसमें फॉल्टी या नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। फिर है इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा और डिजीज़ है जिसमें कंकशन है, फैट एयर एम्बोलिज्म है, डिलीरियम है, मायोकार्डिटिस है। ओके। और पैथोलॉजी होती है हार्ट कंडक्टिव सिस्टम की। इसके बाद है ट्रॉमा एट द कंसील्ड साइट, लाइक फायर आर्म की इंजरी नॉस्ट्रिल के अंदर, एयर पैलेट के अंदर हो सकती है, या अटलैंटो एक्सियल जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकता है। यानी अगर हिस्ट्री नहीं ली या मेडिकल एग्जामिनर का ट्रेनिंग नहीं है, लैप्सेस है, इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा है या ट्रॉमा किसी कंसील्ड साइट पे है, तो इस केस में आपको नेगेटिव ऑटोप्सी करने का सामना हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑटोप्सी है और फिर ऑटोप्सी के ऑब्जेक्टिव पूछ रही है और मेडिको लीगल ऑटोप्सी में डिफरेंस वगैरह पूछ रही है। तो इन सबको यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो ऑटोप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? ऑटोप्सी का डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, जिसको NRA में कहते हैं डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ द बॉडी। तो कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द फर्दर एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। अब ऑटोप्सी की बहुत सारी टाइप्स होती है, मेडिकल ऑटोप्सी है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी है, मिनी ऑटोप्सी है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, वर्चुअल ऑटोप्सी होती है। अब इन्होंने मेडिको लीगल ऑटोप्सी के ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं और मेडिकल ऑटोप्सी में क्या फ़र्क होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा से तैयार कर लेते हैं। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल सुबह कर लेंगे। तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी का ऑब्जेक्टिव होता है कॉज ऑफ डेथ है, मोड ऑफ डेथ है, मैनर ऑफ डेथ है, डिजीज़ की आइडेंटिटी होती है, एविडेंस को कलेक्ट करना ताकि हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, टाइम सिंस डेथ है, इंजरी की डॉक्यूमेंटेशन करना, विसरा को रिटेन या प्रिजर्व करना। ओके। न्यू बॉर्न के केस में लाइफ बर्थ और वायबिलिटी के इशू को डिस्कस करना। इसके बाद है मेडिकल और मेडिको लीगल ऑटोप्सी का डिफरेंस होता है। तो जो मेडिकल ऑटोप्सी है उसको एकेडमिक हॉस्पिटल क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं, जबकि फॉरेंसिक ऑटोप्सी को मेडिको लीगल ऑटोप्सी बोलते हैं। मेडिकल ऑटोप्सी के लिए कंसेंट ली जाती है लेकिन इसमें कंसेंट नहीं ली जाती। ये पाकिस्तान में नहीं होता है, पाकिस्तान में होता है। इसके लिए प्रॉपर रेकोगनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है। इसकी प्रोसीजर कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंसेंट किस टाइप की ली गई है, लेकिन ये ऑलवेज कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉज ऑफ डेथ का पता चलाना या डायग्नोसिस को कंफर्म करना या डिजीज़ के कोर्स का पता चलाना। जबकि इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉज है, मोड है, मैनर ऑफ डेथ है, आइडेंटिटी है, टाइम सिंस डेथ है, एविडेंस है और डॉक्यूमेंट इंजरीज है। तो ये होती है मेडिको लीगल और फोरेंसिक ऑटोप्सी की ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक हो गया। तो हमने तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। कितने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है? 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा, यानी इसका जो पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें ऑटोप्सी को कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं कल सुबह अपलोड कर दूँगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।